हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो कल हमने राज्य खाद्य आयोग के बारे में की थी। उसके बारे में बेसिक जानकारी ली थी। आज हम बात करने वाले हैं इसकी कुछ प्रमुख धाराओं के बारे में। तो चलिए साथियों देखते हैं। तो देखिए साथियों कि राज्य खाद्य आयोग का जो गठन है वह राज्य खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के द्वारा किया गया। इसके बारे में अध्याय 7 में बात कही गई है और इसकी हेडिंग है शिकायत निवारण तंत्र। तो 2013 में सुरक्षा कानून के द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के द्वारा किया गया और इसमें अध्याय 7 है। अध्याय 7 में इसके बारे में बात कही गई है ना। तो अध्याय 7 में धारा 14 से लेकर 21 तक इसमें जो धाराएं हैं उसमें राज्य खाद्य आयोग से संबंधित धाराओं का वर्णन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 14। तो जो धारा 14 है उसमें राज्य खाद्य सुरक्षा कानून को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए हर एक राज्य सरकार द्वारा आंतरिक शिकायत प्रणाली का गठन किया जाएगा। तो इसमें आंतरिक शिकायत प्रणाली का गठन किया जाएगा किस लिए? राज्य खाद्य सुरक्षा कानून को प्रभावी तरीके से चलाने के लिए। अब सेक्शन नंबर 15 क्या कहती है? सेक्शन नंबर 15 कहती है कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो इसमें अधिकारी की नियुक्ति की बात कही गई है। तो धारा 14 कहती है कि आंतरिक जो शिकायत प्रणाली है उसका गठन किया जाएगा और एक अधिकारी की नियुक्ति धारा 15 में की जाएगी। अब सेक्शन 16 क्या कहती है? सेक्शन 16 कहती है कि सेक्शन 16 जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें संरचना की बात कही गई है। तो इसकी संरचना में कौन कौन होंगे? तो जो धारा 16 में जो संरचना होगी तो संरचना के बारे में बात कही गई है। तो इसमें इसके सब सेक्शंस हैं कितने? 10। 16 1 से लेकर 16 10 तक इसमें सब सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राज्य खाद्य आयोग धारा 16 कहती है कि एक राज्य खाद्य आयोग होगा और गठन की बात कही गई है और कहा गया है कि 16(1) में कहा गया है कि इसमें हर एक राज्य में एक राज्य खाद्य आयोग होगा। तो 16(1) में क्या कहा गया है कि एक राज्य खाद्य आयोग होगा। ये पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि राज्य खाद्य आयोग हर एक राज्य में होगा या किस सेक्शन में कहा गया है। तो ये राज्य खाद्य आयोग 16(1) में कहा गया है। तो इसके बारे में प्रत्येक राज्य में एक राज्य खाद्य आयोग होगा और संरचना की बात कही गई है 16(2) में। धारा 16(2) में संरचना की बात कही गई है कि इसकी संरचना में कौन कौन होंगे। तो इसकी संरचना में होंगे अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव, है ना। तो इसके जो संरचना में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, एक सचिव होगा। तो जिसमें से 2 महिलाएं इसमें ली जाएंगी, महिलाएं इसमें होंगी और एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति होगा और एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होगा। तो ये होना इसमें इम्पॉर्टेंट है। अनुसूचित जनजाति, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं धारा 1 में राज्य खाद्य आयोग के बारे में 16(1) में कहा गया है। फिर 16(2) में संरचना की बात। तो संरचना में कौन कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे, एक सचिव होगा। तो जिसमें 2 महिलाएं होनी ही हैं, एक अनुसूचित जाति का सदस्य होगा और एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य होगा। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है राज्य खाद्य आयोग में। और हाँ, 5 सदस्य होंगे, ये याद रखना है। एक सचिव होगा और एक अध्यक्ष होगा। अब इसके बाद लेकिन इनमें कम से कम 6 महिलाएं और एक व्यक्ति 2 महिलाएं और एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। अब 16(3) कहती है, इस धारा 16(3) में कहा गया है कि अध्यक्ष, सदस्य और सचिव की योग्यता के बारे में बात कही गई है। तो इनकी योग्यता के बारे में बताया गया है कि जो ये अध्यक्ष, सदस्य और सचिव होंगे इनकी योग्यता क्या होगी। तो आयोग का अधिकारी सिविल सेवक होना चाहिए, लोक सेवक होना चाहिए, है ना। और सिविल सेवक होना चाहिए जिसे लोक सेवक का दर्जा हो
और वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का, वो चल जाएगा। जिसके और दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसे खाद्य आयोग के अध्यक्ष जिसे नॉलेज होगा खाद्य के बारे में, वह भी इसका सदस्य सचिव बन सकता है। और तीसरा वह होगा ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति जिसे सोशल सर्विस, जिसे जो सामाजिक कार्य करता हो, खाद्य के बारे में नॉलेज हो, पोषण से संबंधित नॉलेज हो या कृषि से संबंधित नॉलेज हो, तो वह व्यक्ति भी इसका अध्यक्ष सदस्य या सचिव बन सकता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक प्रमाण पत्र ऐसा हो जिसने गरीबों तक खाना पहुंचाया है, जिसने गरीबों की सेवा की है, तो वह भी इसका सदस्य सचिव बनाने जाने लायक होगा। अब सेक्शन नंबर 16(4) क्या कहती है? तो 16(4) कहती है कि इस धारा में पदावधि की बात कही गई है कि पदावधि क्या होगी इनकी, है ना। तो पदावधि के बारे में कहा गया है और इस धारा में कहा गया है कि सभी का एक टेन्योर 5 वर्ष का होगा या 65 वर्ष का होगा। तो ये सभी जो होंगे अध्यक्ष सदस्य या सचिव, ये 5 वर्ष या 65 वर्ष दोनों जो भी पहले पूर्ण कर ली हो, तो ये इनका टेन्योर होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं धारा 16(5) में। धारा 16(5) में कहती है कि अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा शर्तें, शक्तियाँ एवं प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। मतलब राज्य सरकार ही इनकी जो नियुक्ति है, नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा शर्तें, वो राज्य सरकार ही तय करेगी। सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा ही तय की जाएंगी। अब इसके बाद देख लेते हैं धारा 16(6) में क्या कहा गया है। धारा 16(6) कहती है कि आयोग के कार्य इसमें बताए गए हैं। मतलब आयोग क्या क्या कार्य करेगा इसके बारे में बताया गया है। तो कार्यों के बारे में बताया गया है कि यह एक शिकायत निवारण प्रणाली है और इसका प्रथम कार्य यह है कि इसमें NFSA 2013 का बहुत प्रभावी क्रियान्वयन करना एवं शिकायतों का समाधान करना। शिकायतों का समाधान पहला कार्य। दूसरा कार्य स्वतः संज्ञान के द्वारा किसी भी शिकायत की जांच कर सकता है। मतलब खुद ही निर्णय ले सकता है या खुद के द्वारा निर्णय से यह कार्य कर सकता है। तीसरा, यह शिकायत निवारण अधिकारी जो शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है, इनके खिलाफ कोई भी शिकायत हो तो यह खुद ही सुनवाई कर सकता है। मतलब शिकायत निवारण अधिकारी के उसमें यह खुद ही सुनवाई कर सकता है। मतलब इसको इतने अधिकार हैं कि यह अपने कार्य कर सकता है। तो राज्य खाद्य आयोग ये कार्य कर सकता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं 16(7) क्या कहता है। तो सेक्शन 16(7) कहती है कि आयोग को किसी जांच की आवश्यकता के लिए राज्य सरकार आवश्यकता होने पर कर्मचारी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। मतलब जांच के लिए अधिकारी कौन उपलब्ध कराएगा? राज्य सरकार। जांच के लिए कौन अधिकारी उपलब्ध कराएगा? राज्य सरकार। फिर 16(8) क्या कहती है? 16(8) कहती है धारा 16(8) की जो अधिकारी नियुक्ति की गई है उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार ही करेगी। मतलब इनके वेतन भत्ते भी कौन तय करेगा? राज्य सरकार ही तय करेगी। तो जो अधिकारी की नियुक्ति करेगा 16(7) में अधिकारी की नियुक्ति करेगा और उनके वेतन भत्ते कौन तय करेगा? तो ये भी राज्य सरकार तय करेगी। 16(9) कहती है कि आयोग के अध्यक्ष सदस्य सचिव अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को देंगी। मतलब आयोग के अध्यक्ष त्यागपत्र अध्यक्ष सदस्य और सचिव किसे देंगे? राज्य सरकार को ही अपना त्यागपत्र देंगे। अब 16(10) क्या कहती है लास्ट इसकी कि 16 हाँ, और एक चीज़ और बता दूं कि त्यागपत्र किस बेस पे देंगे। तो या तो वो दिवालिया हो गया हो या अपने पद का दुरुपयोग कर रहा हो या लाभ का पद धारण कर लिया हो तब। अब 16(10) क्या कहती है? तो 16(10) कहती है कि जब भी सदस्यों को हटाया जाएगा उसे सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब 16(10) में सुनवाई का अधिकार है। अगर किसी सदस्य, अध्यक्ष और सचिव को हटाया जाता है, सुनवाई का अधिकार इसमें दिया गया है। तो ये थे जो धाराएं हैं 14 से लेके 16 के सबसेक्शंस 10 तक। अब इसके बाद हम देख लेते हैं धारा 17 क्या कहती है। तो धारा 17 कहती है 16 के 10 सब सेक्शंस पढ़े अपन ने। अब धारा 17 कहती है कि
कि जो भी अध्यक्ष, सदस्य या सचिव का वेतन राज्य सरकार ही तय करेगी। मतलब इनके जो वेतन भत्ते हैं वह राज्य सरकार द्वारा ही तय किए जाएंगे। मतलब इसमें सारा रोल राज्य सरकार का ही रहेगा। अब धारा 18 कहती है, धारा 18 में दिया गया है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो सारे कार्य स्टेट फूड कमीशन को दिए गए हैं उसे दूसरे निकाय को सौंप सकती है। मतलब धारा 18 में ये है कि अगर राज्य सरकार चाहे कि कोई भी आयोग है तो कोई भी आयोग को यह स्टेट फूड कमीशन जो है इसके कार्य किसी भी निकाय और किसी भी आयोग को यह सौंप सकती है। तो किसी भी आयोग को यह सौंप सकती है ना, किसी भी आयोग को दे सकती है। कौन दे सकती है? राज्य सरकार। राज्य सरकार का बहुत बड़ा रोल है इस आयोग में। अब धारा 19 क्या कहती है? धारा 19 कहती है जॉइंट फूड कमीशन अगर हो या दो से अधिक राज्य सरकार चाहे तो जॉइंट फूड कमीशन बना सकती है। तो इसमें जॉइंट फूड कमीशन की बात कही गई कि दो से अधिक राज्य मिलकर इस आयोग का गठन कर सकते हैं, है ना। तो इस आयोग का गठन ज्वाइंट फूड कमीशन के बारे में बात कही गई है। दो से अधिक राज्य इस आयोग को जोड़ सकते हैं, एक साथ इस आयोग को चला सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की परमिशन के बाद होना है। ये केंद्र सरकार अगर परमिशन देगी तभी यह कार्य, केंद्र सरकार की परमिशन पर यह कार्य होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं धारा 20, जो कि इस धारा 21 है, लेकिन धारा 21 इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए धारा 20 हम देख लेते हैं जो इस अध्याय की लास्ट धारा है। तो धारा 20 कहती है कि आयोग की शक्तियों की चर्चा की गई है और आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होंगी। तो आयोग की शक्तियों के बारे में बात की गई है धारा 20 में, शक्तियों की बात की गई है धारा 20 में। और जो इसकी सिविल कोर्ट की जो शक्तियाँ होंगी यह इस आयोग को मिल जाएंगी। सिविल कोर्ट की शक्तियाँ इसको मिली हुई हैं। तो जो मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, इसमें जो जो शक्तियाँ हैं वह इसे मिल जाएंगी। तो कौन कौन सी? समन भेजना, जांच करना, डॉक्यूमेंट्स मंगाना, ये सारी जो शक्तियाँ होंगी यह इस आयोग को मिल जाएंगी। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि कल मैं आपको इसकी स्लाइड दिखा दूंगी। आज मैंने इसके बारे में इतना ही जो समझाने की कोशिश की है, तो शायद आप लोगों को समझ आ भी गया होगा। अब कल मैं इसकी स्लाइड दिखा के फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।